हेलो स्टूडेंट। पिछले लेक्चर में हम लोग डिस्कस किए थे अबाउट सम एप्लीकेशंस ऑफ गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन, जस्ट लाइक इनवेरिएंट लेंथ, वेलोसिटी is variant, acceleration is invariant, and second law of motion is also invariant. Again, we discuss some drawbacks of Galilean transformation like absolute mass, length and time is a wrong concept in the special theory of relativity. Again, relative motion of speed of light cannot be correctly explained by Galilean transformation. Also, concept of ether is not meaningful in the present time, but it is considered in the Galilean transformation. तो नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग ईथर मीडियम के बारे में डिस्कस करेंगे, क्या है रिलेटिव मोशन में या किसी भी मीडियम में। तो अब हम लोग डिस्कस करेंगे ओरिजिन ऑफ स्पेशल थियरी ऑफ रिलेटिविटी। तो इस ओरिजिन में आइंस्टीन ने क्लासिकल थियरी के ड्रॉबैक्स को कैसे आइडेंटिफाई किया। तो इस आइडेंटिफिकेशन में दो फैक्ट आइंस्टीन को सपोर्ट किया, आइंस्टीन की सहायता किया। फर्स्ट था माइकलसन मोर्ले एक्सपेरिमेंट, जो सर्च कर रहा था ईथर मीडियम का कि ईथर है कि नहीं है, अगर है तो कैसे है, नहीं है तो क्या है। तो ये माइकलसन मोर्ले एक्सपेरिमेंट का जो रिजल्ट था ईथर के रूप में जो भी किया गया, ये मीनिंगलेस मिला, इसका कोई मीनिंग नहीं पाया गया। तो आइंस्टीन को सपोर्ट मिला कि ईथर कुछ नहीं है, रिलेटिव मोशन के लिए ईथर कुछ नहीं होगा, जो भी होगा वो फ्रेम ऑफ रिफरेंस होंगे। दूसरा चीज है कि स्पीड ऑफ लाइट को कांस्टेंट माना गया, माइकलसन मोर्ले एक्सपेरिमेंट के रूप में प्रूव किया गया, निकाला गया। तो ये दो सपोर्ट आइंस्टीन की थियरी को किया और आइंस्टीन ने इसी को बेस बना करके और स्पेशल थियरी ऑफ रिलेटिविटी की नींव रखा। उसी नींव को हम लोग एक्सप्लेन करते हैं। तो इसको एक्सप्लेन किया जाता है एक टॉपिक के अंतर्गत जिसका नाम है बेसिक पोस्टुलेट्स ऑफ स्पेशल थियरी ऑफ रिलेटिविटी। तो इस टॉपिक में हम लोग एक्सप्लेन करेंगे बेसिक postulates of special theory of relativity, theory of relativity। तो इस थियरी का ओरिजिनेशन किया गया आइंस्टीन के द्वारा इन 1905 ईस्वी में, और जनरल थियरी भी आया था रिलेटिविटी के लिए इसके 10 साल बाद 1915 में आइंस्टीन के द्वारा ही। तो हम लोगों को यहाँ पर सिलेबस के रूप में स्पेशल थियरी ऑफ रिलेटिविटी मिला एक्सप्लेन करने के लिए। तो इसको सॉल्व करने के लिए जो बेसिक फंडा है, एजम्पशन है, पोस्टुलेट्स है, उसी को हम लोग डिस्कस करेंगे इस टॉपिक में। तो देखिए यहाँ पर इन 1905 it was a glorious occasion when 26 years old German scientist Albert Einstein
Albert Einstein made a study about ईथर। अब ईथर क्या है इसको हम लोग आगे डिस्कस करेंगे। ईथर मीडियम एज वेल एज माइकेलसन मोरले experiment, Michelson-Morley experiment, and forward the special theory of relativity, स्पेशल थियरी ऑफ रिलेटिविटी। तो आइंस्टीन ने दो स्टडी को मेजर फंक्शन बनाया, वो था ईथर मीडियम एज वेल एज माइकेलसन मोरले एक्सपेरिमेंट। और इनसे जो अवरोध हो रहा था आइंस्टीन के इससे पहले के स्टडी में, उसको सॉल्व करने में मदद मिली और इन्होंने इसको खारिज किया कि ईथर कुछ नहीं होता है। माइकेलसन मोरले का एक्सपेरिमेंट का रिजल्ट सही है। और उसके बाद दो एजम्पशन या पास्टुलेट्स उन्होंने फॉरवर्ड किया। उसी एजम्पशन को कहा जाता है बेसिक पास्टुलेट्स ऑफ स्पेशल थियरी ऑफ रिलेटिविटी। और उसी दो कंक्लूजन के आधार पर इस थियरी को डेवलप किया गया है। तो इसी के संदर्भ में हम लोग सारा रिजल्ट एक्सप्लेन करेंगे। तो जो दो पास्टुलेट्स कौन कौन है अब देखिए आप। टू डेवलप द स्पेशल थियरी, Einstein made two postulates such as तो टू पास्टुलेट्स इन्होंने बनाया। वो पास्टुलेट्स क्या है? तो फर्स्ट पास्टुलेट्स था all the laws of nature, all the laws of nature are physics, all the laws of nature are physics are remains identical in the inertial frame of references, inertial frame of references। तो इसमें ये कहा गया कि फिजिक्स के या नेचुरल सिस्टम के जो सभी नियम हैं वो आइडेंटिकल होंगे इन द इनर्शियल फ्रेम ऑफ रिफरेंसेज। जो इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस रिलेटिव मोशन में लिया जाता है उसमें ये आइडेंटिकल रहेंगे, इसकी वैल्यू में कोई चेंजिंग नहीं आएगी। जो लॉ फर्स्ट फ्रेम में लागू हो रहा है वही उसके रिलेटिवली इनर्शियल फ्रेम सेकेंड में भी हूबहू लागू होगा। तो इसको कहा जाता है प्रिंसिपल ऑफ रिलेटिविटी। तो इसको प्रिंसिपल ऑफ रिलेटिविटी नाम से जाना जाता है। दूसरा है कॉन्स्टेंसी ऑफ रिलेटिविटी। तो ये होता है दिस इज कॉल्ड प्रिंसिपल ऑफ रिलेटिविटी। अब देखिए इसका मीनिंग है कि जैसे
एक फ्रेम है, सपोज कीजिए एक फ्रेम ऑफ रेफरेंस में एक मैग्नेट है ऐसे, एक्स वाई जेड, थोड़ा सा मीनिंग समझने के लिए। तो ये मैग्नेट है जिसका एक पोल एस है और एक पोल एन है, और दूसरा फ्रेम ऑफ रेफरेंस जेड डैश ओ डैश एक्स डैश वाई डैश है। अगर ये मोशन में है, यू स्पीड से वेलोसिटी से मूव कर रहा है, इसमें कंडक्टिंग क्वाइल है ऐसे। तो ये एक सिस्टम है, कंडक्टिंग क्वाइल है। अब ये मोशन में है क्वाइल, तो क्वाइल को इस प्रकार मूव कराया जाए कि इसमें जो फ्लक्स है, इस मैग्नेटिक का या फर्स्ट फ्रेम का फ्लक्स इसमें जा रहा है, ऐसे चेंज हो रहा है फ्लक्स, तो ईएमएफ जनरेट होता है। फैराडे लॉ है, जो फिजिक्स का एक लॉ है, एक एग्जाम्पल लिया जा रहा है। तो फैराडे लॉ कहता है कि जब मैग्नेट को रेस्ट में कर दिया जाए, इसको रेस्ट में कर दिया जाए और ये सिस्टम मोशन में है, तो इस पर फ्लक्स इंटरसेक्ट होगा, चेंज होगा कंटिन्यूअसली, और इसमें ईएमएफ जनरेट होगा ऐसे। ईएमएफ, ये अमीटर इंडिकेट करेगा कि ईएमएफ जनरेट हो गया। अब ये है कि ये फ्रेम रेस्ट कंडीशन में है, ये मोशन में इसको रख दिया गया, तो इसके रिस्पेक्ट में रिलेटिवली ये मोशन में जा रहा है या आ रहा है, कुछ भी करे, तो फ्लक्स चेंज होगा और ईएमएफ जनरेट हो जाएगा। तो यहाँ पर जो करंट होगी या ईएमएफ जनरेट होगा इसमें कॉइल में, ये फ्लक्स चेंज होगा। अगर इस सिस्टम को हम लोग चेंज कर दें, तो यहाँ पर है कि जब मैग्नेटिक कॉइल मूव कर रही है, मैग्नेट रेस्ट कंडीशन में है, तो नेसेसरीली इस कॉइल में ईएमएफ जनरेट हो जाएगा, और वह ईएमएफ जो होता है E इक्वल टू माइनस एन डी फाई बाई डी टी होगा। अब है कि अगर इस कॉइल को रेस्ट कर दिया जाए, इसको मोशन में कर दिया जाए, तो क्या वही हमको ऑब्जर्वेशन प्राप्त होगा कि बदल जाएगा? तो उसको हम लोग कहेंगे कि लॉ ऑफ नेचर रिमेन्स आइडेंटिकल इन द इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। अगर सेम इवेंट यानी ईएमएफ जनरेट पहले हो रहा है, अगर इसको रेस्ट कर दिया जाए और इसको मोशन में ला दिया जाए, अगर हमको वही लॉ या वही ऑब्जर्वेशन प्राप्त हो जाता है, फिर तो हम लोग कहेंगे कि फिजिक्स के लॉ आइडेंटिकल होंगे, उनका फ्रेम ऑफ रेफरेंस से कोई मतलब नहीं होगा। किसी भी फ्रेम ऑफ रेफरेंस में घटना कराया जाए, वही ऑब्जर्वेशन मिलेगा। तो इस यहाँ पर कॉइल मूव कर रही है, मैग्नेट रेस्ट है, तो ईएमएफ जनरेट हो रहा है। अगर हम लोग कॉइल को रेस्ट कर दें, मैग्नेट को मूव करा दें, तभी भी फ्लक्स चेंज होगा, और फिर वही ऑब्जर्वेशन यानी ईएमएफ, इस लॉ का टारगेट यही है कि ईएमएफ जनरेट होना चाहिए, तो वही ऑब्जर्वेशन आपको सेम मिलेगा, यानी फैराडे लॉ होल्ड करेगा। तो फैराडे लॉ यही कहता है कि आप मैग्नेट को मूव कराइए, कॉइल को रेस्ट रखिए, या कॉइल को मूव कराइए, मैग्नेट को रेस्ट रखिए, या दोनों को इस प्रकार मूव कराइए कि फ्लक्स में चेंजिंग हो जाए और ईएमएफ जनरेट हो जाए। तो फ्रेम ऑफ रेफरेंस में अगर एक फ्रेम मैग्नेट को मान लिया जाए, दूसरा फ्रेम कॉइल को ले लिया जाए, दोनों के रिलेटिवली मोशन एग्जिस्ट हो जाए, तो निश्चित रूप से फ्लक्स चेंज होगा और ईएमएफ जनरेट हो जाएगा। तो यहाँ पर है कि चाहे आप इसको मूव करें या इसको मूव करें, आपका जो फंक्शन है ये मिलता रहेगा, उस लॉ में कोई चेंजिंग नहीं आएगी। हाँ, इसका अमाउंट चेंज हो सकता है, सिस्टम बदल जाएगा, लेकिन वही ईएमएफ आपको मोर और लेस यहाँ पर ऑब्टेन्ड हो जाएगा। तो इसका मीनिंग यही है। तो यहाँ पर हम लोग एक्सप्लेन कर सकते हैं इसमें थोड़ा सा कि फैराडे लॉ यही कहता है कि मैग्नेट को मूव कराइए और कॉइल को मूव कराइए, आपके ईएमएफ जनरेशन में कोई फर्क
नहीं पड़ता है, किसी भी फ्रेम को आप मूव कराइए आपका ईएमएफ जनरेशन होता रहेगा। तो इसका मीनिंग है, देखिए आप लोग, पर फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक induction, it is find that relative motion exists between magnet and coil, that is, relative motion exists between magnet and coil to produce the EMF, but here not any objection to magnet is moving, coil is rest, or coil is moving and magnet is rest. दैट इसका मीनिंग यही है कि फ्रेम, दो फ्रेम है तो कौन मूव करता है उससे इसका कोई मतलब नहीं है। दोनों में से कोई भी रिलेटिवली मोशन में आ जाए तो रिलेटिविटी वहां भी लागू होती है। तो ये लॉ ऑफ नेचर जो रहेगा बोथ इनर्शियल फ्रेम ऑफ रिफरेंस में सेम रहेगा। अगर ये स्टेटमेंट किसी के समझ में नहीं आता है कि क्या है तो इस एग्जाम्पल को आप थोड़ा सा स्टडी किए हैं, प्रीवियस आपका नॉलेज है इसके बारे में, तो देखेंगे तो ये समझ में आने लगेगा कि ये किसके बारे में कहा गया है। इससे पहले भी हम लोग इसके प्रीवियस लेक्चर में ये एक्सप्लेन किए थे कि न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन बोथ फ्रेम ऑफ रेफरेंस के लिए सेम आ रहा था गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन में। तो ये भी वही है कि लॉ ऑफ फिजिक्स और नेचर रिमेन्स आइडेंटिकल इन द इनर्शियल फ्रेम ऑफ रिफरेंसेज। तो रिफरेंसेज का मतलब है कि दोनों को लिया जाएगा तो ये आइडेंटिकल बना रहेगा। सेकेंड पोस्टुलेट्स के बारे में डिस्कस करते हैं। अब देखिए जो सेकेंड पोस्टुलेट्स है वो कॉन्स्टेंसी है, लॉ ऑफ कॉन्स्टेंसी। तो उन्होंने सेकेंड ऑब्जर्वेशन निकाला अपने रिसर्च से। तो दूसरा जो पोस्टुलेट था उसमें ये था कि द स्पीड ऑफ लाइट इन द फ्री स्पेस or vacuum is only constant, in the relative motion of inertial frames, and other quantities। तो जो अदर क्वांटिटीज आर वेरिएंट
अदर क्वांटिटी वेरिएंट हो जाएगी, केवल स्पीड ऑफ लाइट जो होगा वही कांस्टेंट रहेगा रिलेटिव मोशन में। बाकी सभी क्वांटिटी चाहे जो भी ऑब्जर्वेशन में ले, वेलोसिटी, मोमेंटम, मास, एनर्जी सभी चेंज होगी, वेरिएंट हो जाएगी। इसको कहा जाता है, दिस इज कॉल्ड लॉ ऑफ कांस्टेंसी, लॉ ऑफ कांस्टेंसी ऑफ रिलेटिविटी। रिलेटिविटी में कौन सा टर्म कांस्टेंट रहेगा, तो वो होगा ओनली स्पीड ऑफ लाइट इन द फ्री स्पेस, नॉट मीडियम। तो लाइट का स्पीड मीडियम में चेंज हो जाएगा, लेकिन फ्री स्पेस में चेंज नहीं होता है, कांस्टेंट बना रहेगा, उसी को केवल कांस्टेंट लिया जाएगा, बाकी सभी क्वांटिटी वैरी करेगी। अब देखिए ये पास्टुलेट्स है आइंस्टीन का, जो उन्होंने अपने जितना भी एक्सपीरियंसेस, उनसे पहले एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्वेशंस, थियोरेटिकल कंक्लूजन्स प्लस उनका रिसर्च था, तो उनसे ये निकला हुआ दो फैक्ट है, और इस फैक्ट को पास्टुलेट्स कहा जाता है। अब इस पास्टुलेट्स में है कि ऑल लॉ ऑफ नेचर जो होगा सभी फ्रेम में एक समान रूप से सही होगा, और स्पीड ऑफ लाइट ही कांस्टेंट ली जाएगी। तो पास्टुलेट्स का मीनिंग होता है ये एज्यूम किया गया, अपने रिसर्च से निकाला गया, और इसका प्रभाव देखा जाता है कि गलत है कि सही है। अब ये कहाँ से आया, क्या हुआ, ये आइंस्टीन का एफर्ट था, रिसर्च था, और उन्होंने निकाला इसको, और इसके आधार पर सारी घटनाएं सही मिलने लगी, तो उसको पास्टुलेट्स कहा जाता है। अब ये कहाँ से आया, क्या हुआ, इसके बारे में इफ बट नहीं होता है। पास्टुलेट्स का मीनिंग ही होता है इसको मान लिया गया, ये सही है कि गलत है ये बाद में ऑब्जर्वेशन किया जाता है। तो पास्टुलेट्स है जो आइंस्टीन ने अपने रिसर्च में निकाला, और इस पास्टुलेट्स के आधार पर ही स्पेशल थियरी को डेवलप किया गया है। तो ये दोनों पास्टुलेट्स का यूज होगा आगे के स्पेशल थियरी में, और हम लोग एक्सप्लेन करेंगे कि कौन सा फैक्ट वेरिएंट होगा, कौन इनवेरिएंट होगा, गैलीलियन थियरी और स्पेशल थियरी में क्या कंपैरिजन है, कहाँ पर कौन सक्सेस है, कैसे एक दूसरे के डिफिकल्टी को ये दूर करती है, तो ये सब टर्म आएंगे। तो स्पेशल थियरी ऑफ रिलेटिविटी में जो पास्टुलेट्स है, पास्टुलेट्स कहीं भी आप पढ़िए उसका मीनिंग यही होता है कि ये मान लिया गया कि ऐसा होता है, अगर साइंस में ऐसा होता है तो उसका प्रभाव क्या है, ये सही है कि गलत है, ये एक्सपेरिमेंटली प्रूव कर लिए जाते हैं। तो अगर ये सही है, इसके प्रभाव से एक्सपेरिमेंट सही आने लगते हैं, ऑब्जर्वेशन सही आने लगते हैं, तो इसका मतलब पास्टुलेट्स जो है एक सही फैक्ट है। अगर इसको हम लोग परमानेंट लॉ नहीं कहते हैं, थियरम्स नहीं कहते हैं, क्योंकि ये डायरेक्ट प्रूफ नहीं होता है, इसका प्रभाव देखा जाता है, उसका प्रूफ है। तो पास्टुलेट्स का मीनिंग है कि टू थियरीज दी गई है, और ये दो थियरीज के आधार पर एक नया फाउंडेशन रखा जाएगा, स्पेशल थियरी ऑफ रिलेटिविटी, जो वर्तमान में हर फील्ड में उपयोगी है। जैसे अभी एग्जाम्पल लिया गया कि फैराडे लॉ, आप उस तरह से पढ़ते हैं फैराडे लॉ क्या है, एक बार संघर्ष करते थे समझने के लिए। अब ये भी संघर्ष कर सकते हैं कि फैराडे लॉ में फ्रेम ऑफ रेफरेंस को कैसे कनेक्ट कर दें कि रेस्ट फ्रेम में मैग्नेट हो जाए, मूविंग फ्रेम में क्वाइल हो जाए, या रिवर्स आर्डर में सेट कर दिया जाए, तो फ्रेम ऑफ रेफरेंस से जुड़ जाएगा। वहाँ भी रिलेटिव मोशन बिटवीन मैग्नेट एंड क्वाइल एग्जिस्ट होती है, वही वो भी स्टडी रिलेटिविटी है। रिलेटिविटी कोई ये जरूरी नहीं है कि हम लॉ ऑफ मोशन में ही पढ़ते हैं, केवल सब जगह इसका यूज होता है। सैटेलाइट सिस्टम भी इसी पर बेस्ड है। तो इस डिस्कशन में हम लोग टू पास्टुलेट्स निकाले आइंस्टीन का, जो 1905 में हार्वर्ड किया गया, और इसको सबके सामने रखा गया, इसके एप्लीकेशंस दिखाए गए आइंस्टीन द्वारा, तब इसको माना गया कि ये सही है, और इसी पर जो रिजल्ट मिलता है वही रिजल्ट स्पेशल थियरी ऑफ रिलेटिविटी के एलिमेंट्स होंगे। अब कौन कौन होंगे हम लोग डिस्कस करेंगे। तो फर्स्ट डिस्कशन होता है कि क्लासिकल में कहा गया था कि टाइम
रिलेटिव नहीं है, ये कांस्टेंट रहेगा, टी डैश इक्वल टू टी गैलीलियन में मिला था। तो ये थियरी कहती है कि टाइम ऑब्जर्वेशन जो होगा रिलेटिव मोशन में टू ऑब्जर्वर के लिए सेम नहीं मिलेगा। अगर एक ऑब्जर्वर रेस्ट फ्रेम में है और दूसरा मोशन में है तो दोनों का टाइम ऑब्जर्वेशन अलग अलग होगा, दोनों की घड़ी का टाइमिंग अलग अलग होगा। तो यही टाइम का ऑब्जर्वेशन क्या होगा। लेंथ आप लोग पढ़ेगी, गैलीलियन में लेंथ इनवेरिएंट थी, इसमें आप लोग पढ़ेंगे कि लेंथ वेरिएंट हो जाएगी, नॉट ये दोनों सेम होंगे। मास m डैश इक्वल टू m था, ये भी नॉट करेक्ट होगा। तो ये तीनों प्रूफ होंगे और इस पास्टुलेट्स के आधार पर जो गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन था वो काम नहीं करता है, तो उस गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन को रिप्लेस करने के लिए एक नया ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन की ज़रूरत पड़ेगी, तभी रिलेटिविटी को सॉल्व कर सकते हैं। तो नया ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन कहलाएगा लॉरेंज ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन। तो ये भी एक टॉपिक होगा, एक लेक्चर में पूरा होगा। एक लेक्चर टाइम डायलेशन होगा, लेंथ कंट्रैक्शन होगा, वेरिएशन ऑफ मास होगा, E इक्वल टू एम सी स्क्वायर का प्रूफ होगा। तो ये सब आपके कोर्स में है और ये हम लोग एक्सप्लेन करेंगे कि स्पेशल थियरी ऑफ रिलेटिविटी टाइम को कैसे ऑब्जर्व करती है, लेंथ को, मास को, तो ये सब प्रॉपर्टीज आएगा। तो इसको हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे, इसका एप्लीकेशन करेंगे। अब टाइम के ऑब्जर्वेशन से रिलेटेड जो टॉपिक है टाइम डायलेशन, ट्विन पैराडॉक्स, मतलब जुड़वा भाई बहन में विरोधाभास हो जाता है कि कौन बड़ा है कौन छोटा है। ऐसा भी अपीयर होता है कि एक 10 साल बड़ा हो जाता है, एक 10 साल छोटा हो जाता है, इतना का अंतर आने लगता है रिलेटिव मोशन में, तो उसको कहा जाता है ट्विन पैराडॉक्स। तो ये सब नेक्स्ट टॉपिक होंगे। तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे अबाउट applications of special theory of relativity in which time dilation, length contraction, variation of mass equal to mc square, concept of photon, massless particle। तो ये सब नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए ओके, थैंक यू।